मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम ज़बरदस्त जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के 10वीं क्लास के हिंदी के 100 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी के सभी साल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है कि दही वाली मंगमा की जो कहानी के लेखक हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मंगमा कहानी के जो लेखक हैं, कथावाचक है, वो आपके बेंगलुरु शहर के रहने वाले हैं। अगला सवाल है कि दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है। यदि आप कहानी पढ़े हैं, हिंदी बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा कि जो दही वाली मंगमा है वो किसको संदेश देती है। तो बहुओं को संदेश देती है। अगला सवाल है कि मंगमा क्या बेचती थी। ये आपसे परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मंगमा थी वो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग माठा मत मार के आ जाइएगा, क्योंकि माठा और दही में अंतर होता है। जो माठा होता है वो छाछ टाइप का होता है और जो दही होता है वो थोड़ा सा बढ़िया होता है, क्वालिटी में होता है, यानी कि उसमें घी भी अंश रहता है। लेकिन माठा और दही क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगमा के गाँव का नाम क्या था। तो मंगमा के गाँव का नाम वेंकटपुर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगमा क्या खाती थी। मंगमा क्या खाती थी। तो मंगमा जो थी वो पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले एक तिरंगा था, तिरंगा का कंपनी था जो गुटखा बनाती थी, उसी के यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया, जबकि यह ऑप्शन कभी होगा नहीं। मंगमा खैनी भी नहीं खाती थी। मंगमा केवल क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। अगला सवाल है कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किसने किया था। तो नारियों के उचित स्थान के लिए गुरु नानक ने आवाज़ बुलंद किया था। अगला सवाल है किनके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। किनके बिना प्राणियों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो राम नाम के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो राम नाम के बिना, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी की कोई बिना मुक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है, बेकार है। अगला सवाल है कि जपू जी, आसदी और सोहिला किनकी रचना है। ये 2024 में हाल ही फिलहाल में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जो जपुनी है, आसदी बार है, सोहिला है, यह गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्याग दिया। यानी गुरु नानक जी क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक जी अपना प्राण क्या कर दिए, त्याग दिए। अगला सवाल दिया गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानता है। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। अगला सवाल है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से किताब पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े तो ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास कहानी में महानदी के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। जो ढहते विश्वास है यह उड़िया भाषा में लिखा गया किताब है। ढहते विश्वास जो है यह उड़िया भाषा का है। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन है। तो ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला सवाल है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो जो रसखान जी है वह ब्रज भाषा में अपने कविता कहानियों को लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंद काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो रसखान जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो जो कवि रसखान थे वह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी और उनका एक बेटा नाम था क्या? खोखा। अगला सवाल है कि सोफन का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ड्राइवर को क्या कहा जाता है? सोफर भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनता है, यह किनके द्वारा कहा गया था? सेन साहब के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया था। अगला सवाल है कि घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद जी की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो जो प्रेमघन थे वह भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज भारतीयता की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला सवाल है कि घनानंद कवि है? तो घनानंद जो कवि है वो पीर के कवि है। पीरों के कवि कौन है? घनानंद जी है। अगला सवाल है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। जो हम लोग का संस्कृत भाषा है और उनका साहित्य है वो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक क्या है? विशाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जो जनरल कनिंघम थे वह पुरातत्व विभाग से आते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का जो घड़ा था वह बनारसी में मिला था, बनारस में मिला था। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे थे? इसके रचनाकार मैक्स मूलर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? एक प्रकार का पराई माँ ही कान छेदती है, यह एक प्रकार का कहावत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा था कि अगन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो जो ज्योतिष साहब थे, जो ज्योतिष जी थे, उन्होंने कहा था कि जो मंगू है वो अगन महीना में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो जो ज्योतिष ने कहा था कि ये जो अगहन का महीना है, ये जो अगहन का महीना, इस महीने में मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। इसीलिए जो आराध्य देव कौन महीना बन गया था? अगहन बन गया था। अगला सवाल है कि मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही क्या है? पागल है। अगला सवाल है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उनका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? कुसुम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह पापत्ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कार्लवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? मदुरई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरई को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में मदुरई को मदुरा कहा जाता है। अगला सवाल है यूनानी लोग मदुरई को क्या कहते हैं? यूनानी लोग मदुरई को मेदुरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है
कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का जो इतिहास है वो आपके कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो कहानी में चाहे वो चंद्राकार हो, या त्रिकोणाकार हो, वर्तुलाकार हो, वो सबका संबंध नाखूनों से है, नख से है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अलकत का अर्थ क्या होता है। अलकत का अर्थ यह होता है अलता। अलता को अलकत कहा जाता है। अगला सवाल है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व नामक रचना पर मिला था। अगला सवाल है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी का मतलब है कवि का वहाँ अंग्रेज। अंग्रेज मतलब किस देश के, ब्रिटेन देश के। अगला सवाल है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में जो दोहे का संकलन है वो आपके प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। तो प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, कब नहीं, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कालीन भैया के गांव मिर्जापुर में हुआ था प्रेमघन का जन्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। अगला सवाल है कि प्रेमघन की काव्य कृति कौन है। तो प्रेमघन की जो काव्य कृति है वो जीर्ण जनपद है। प्रेमघन की जो काव्य कृति है वो क्या है, जीर्ण जनपद है। अगला सवाल है ये क्योंकि देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन ये पूछा है कि जो जीर्ण जनपद है वो किन की रचना है। वो प्रेमघन की रचना है। वो क्या है, कविता है कि कहानी है। तो कविता है, ठीक है। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दिया गया है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी को प्रधानता दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। अगला सवाल है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। अगला सवाल है कि होली किस महीने में आता है। तो होली जो है वह फाल्गुन के महीने में आता है। अगला सवाल है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो धारा नगरी के जो राजा परमार शासक भोज हैं, धारा नगरी के परमार शासक जो भोज है अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की जो लिपि है वह देवनागरी है। अगला सवाल है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। तो गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है वो मराठी भाषा में की है। अगला सवाल है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी। गुणाकर मूल्य जी ने अपनी अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई है वह वर्धा में रहकर किया था। अगला सवाल है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाली भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। जो हम लोग की हिंदी भाषा है वह देवनागरी में, तो उसी प्रकार नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है कि पंत को, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर यथार्थवाद का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में वो क्या सही है, ग्रामवासिनी ही सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो जनतंत्र में कवि के अनुसार राजतंत्र फावड़े और हल होंगे। अगला सवाल है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो कवि के अनुसार जो जनतंत्र के देवता हैं वो किसान मजदूर हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। तो भारत सरकार ने दिनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगला सवाल है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है। तो दिनकर की जो काव्य कृति है वह सबके सब है, चाहे वह रेणुका हो या रसवंती हो या कुरुक्षेत्र हो, ये सबके सब क्या है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। अगला सवाल है कि दिनकर की गद्य कृति कौन है। तो दिनकर की जो गद्य कृति है वो सबके सब है, चाहे वो अर्धनारीश्वर है, दिनकर की डायरी हो या व्हाट पीपल हो, सबके सब दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है। मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी है वह किनकी रचना है, अमरकांत जी की रचना है। अगला सवाल है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो रविवार को आए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो लेखक बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ये जो बात है वो निर्मला जी पूछती है और लेखक की पत्नी पूछती है। अगला सवाल है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो बहादुर शीर्षक के जो कहानी के कहानीकार हैं वो अमरकांत जी हैं। अगला सवाल है कि बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है। तो महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, जबकि जो रामायण है वह वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। अगला सवाल है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक का संघ के महामंत्री रहे थे। तो रामविलास शर्मा जी 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। अगला सवाल है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई जो छाया है वो मानव की साखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी की जो द्वीप है वह अगेय साहब की रचना है और अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगेय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व विभाग थे। तो जो किनके पिता थे, तो अगेय साहब के जो पिता थे वो एक पुरातत्व विभाग में काम करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि अगेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया। तो अगेय ने कितने कवियों का चयन करके तार सप्तक को पेश किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 कवियों को। देखिए इतना ही भारी भारी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि आसान आसान रट लेंगे हो जाएगा काम, लेकिन ना, आप बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है कि चिंता किसकी रचना है। चिंता जो है वो किसकी रचना है। तो चिंता जो है वो अगेय साहब की रचना है, ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये तो हो गया है, ये भी हो गया। चिंता जो है वो अगेय साहब की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो जो कुंवर नारायण है वह संवेदनशील कवि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो एक वृक्ष के हत्या के कवि कुंवर नारायण जी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है वह इन दिनों काव्य संग्रह से सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानता है। तो एक वृक्ष की हत्या के पाठ में कवि एक मानव की रक्षा को कविता का केंद्र मानता है। मानवता की रक्षा एक वृक्ष की क्या है, हत्या का कहा गया है। अगला सवाल है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिरजू अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। तो बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ जो आखिरी प्रोग्राम थे वो मैनपुरी में किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है, एक नर्तक हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किसने लिया था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू है वो रश्मि वाजपेयी ने ली थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है नहीं, यहाँ से टोटल सवाल की संख्या क्या होती है, समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।